हरियाणा में चुने एंटी जाट थे और दिल्ली में वो जाट को साथ लेके चले गए थे। हम उन्हीं जातियों को काउंट कर पाते हैं जो पॉलिटिकली हमें दिखती है। मेरे एक दोस्त थे चंदौली के, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि 2019 के इलेक्शन की बात उन्होंने बताई थी कि कैसे दलितों के मोहल्ले में जाके उनको कुछ पैसे देके और उनके उंगली पे रात को साइन लगा दी गई। ये भी एक तरह का वोटर सेपरेशन है कि काउंटिंग में आप तब आएंगे जब आप बूथ पे आएंगे। वोटिंग सेपरेशन में ये तो है कि मतलब चुनाव आयोग की बहुत सारी गड़बड़ियां समझ में आती है कि चुनाव आयोग किस तरीके से उनकी लैक है। जैसे हमने कुंदरकी में देखा या मीरापुर में अभी बाई इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि पुलिस ने कैसे इलेक्शन डिस्टर्ब किया। उसमें कई सारी पिक्चरें वायरल हुई। जो लोग जिस तरीके से कहते हैं कि संघ बहुत पावरफुल है, संघ नहीं है, सेम यही कंडीशन कभी एक बार लेफ्ट मूवमेंट के साथ में रही है। लेफ्ट मूवमेंट भी कहता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हो सकता है और आप देखेंगे वो इसीलिए वो भी कभी वोट पे उतना इफेक्टेबल नहीं हो पाया उस तरीके से। जो बड़े नेता बोलते थे, बोले ये जो कुम्हार है, नाई है, लोहार है, ये जो झुमर है, इन्हें अपने खेत में से घास ले लेने दियो और इन्हें वोट ना देने दियो, इन्हें पता नहीं वोट कहाँ देंगे। जब 1993 में सरकार बन रही थी सपा बसपा की कोलिशन की, 11 अति पिछड़े थे, उनको कांसीराम ने मंत्री बनाया। बीजेपी ने उसमें दो चीजें की, एक तो पिछड़े पे इलेक्शन लड़ा, दूसरा बसपा की पिछड़ी और अति पिछड़ी लीडरशिप को लेके आए। कभी भी देखिएगा अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, इन सबके आप ट्वीट पढ़िएगा, इनका हर दूसरे से तीसरा ट्वीट जो मिल जाएगा आपको आत्मसम्मान मिल जाएगा। बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी 2014 में गठबंधन करने की। चौधरी अजीत सिंह चाहते थे गठबंधन, लेकिन जयंत नहीं चाहते थे, इसलिए वो गठबंधन नहीं हुआ। तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 95 का जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसमें रिजर्वेशन है, बैकवर्डों का रिजर्वेशन। और आप उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बदला है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि 2014 में भी हमें कितनी लीडरशिप बीजेपी ने तोड़ी है दूसरी पार्टियों की, वो देखनी चाहिए। आप वो नंबर पाएंगे कि 150 से ज्यादा नंबर पाएंगे, तो आपको मोदी लहर भी ना गायब होती दिख जाएगी। दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चे में रही और आज भी वो चर्चे में बनी हुई हैं। एक तो ये रहा ईवीएम का रोल और उसके इर्द गिर्द जो चुनावी अनियमितताएं हैं, धांधलियां हैं, वो सबसे ज़्यादा उस पर चर्चा होती है किसी भी चुनाव में, और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। और दूसरी होती है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये दोनों मुद्दे जो है अपने तरीके से लगातार बीजेपी के सत्ता में रहने के साथ ही बने हुए हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग पिछले दिनों हुई है उसकी क्या गणित रही, क्या समीकरण बने और किस तरह से उसने काम किया, ये तमाम सवाल हम लोगों के जहन में लगातार बने रहते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास इस समय एक खास शख्स हैं, सुनील कश्यप जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। कारवां में लगातार ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से रिपोर्ट करते रहे हैं जमीनी स्तर पे। वो सामान्य दिनों में भी कर रहे हैं और चुनाव के दौरान खास करके इनका जो कंसंट्रेशन वहाँ होता है। इन दोनों मुद्दों पर हम आज सुनील कश्यप जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आमतौर पर बात की जा रही हैं इनकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, किस तरह से काम कर रही हैं और हकीकत और फसाना कितना जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और कितना एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। सुनील जी आपका स्वागत है। तो हमने जैसा कि देखिए इंट्रो में कहा कि ये जो दो मुद्दे हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग वाला मुद्दा तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा जो आरोप लग रहे हैं देखिए केंद्र सरकार पर, खास करके बीजेपी पर। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो भी, हरियाणा का हुआ था उस दौरान भी कांग्रेस ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि बड़े स्तर पर चुनावी धांधली की जा रही है और उसमें ईवीएम का भी उसने आरोप लगाया। जब महाराष्ट्र का नतीजा आया तो उसमें कांग्रेस ने तो पूरा बाकायदा CWC की बैठक की और प्रस्ताव पारित किया। उसने सिर्फ ईवीएम नहीं बल्कि पूरी चुनावी धांधली के जितने रूप हो सकते हैं वो उसकी जांच करने और उसको सामने लाने की बात कही। तो इसकी क्या सच्चाई है और किन रूपों में काम कर रही है? देखिए अभी हाल ही में जो है न्यूज लॉन्ड्री में सुमेधा मित्तल जी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने मतलब इस पे एक अच्छा रिपोर्ट किया है कि वोटर सेपरेशन किस किस तरह का और किन किन एंगलों से वो होता है। तो वोटर सेपरेशन में ये तो है कि मतलब चुनाव आयोग की बहुत सारी गड़बड़ियां समझ में आती है कि चुनाव आयोग किस तरीके से उनकी लैक है, उनकी मशीनरी उसमें पूरी तरीके से फेल है कि बहुत सारे वोटरों के वोट काट दिए जाते हैं, बहुत सारे वोटरों के बिना आइडेंटिफाई किए वोट ऐड कर दिए जाते हैं। तो पहला खेल है वोट हटाना, फिर दूसरा खेल है वोट जोड़ना। और इसमें कई बार होता है कि आप वोट किन लोगों के हटा रहे हैं, जो कई बार पता चला कि वो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनके वोट हटा दिए गए हैं।
और जो ऐड हुए वो किस मोहल्ले के, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, ये कई बार पता नहीं चलता। और कई बार जैसे हमने कुंदरकी में देखा या मीरापुर में अभी बाई इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि पुलिस ने कैसे इलेक्शन डिस्टर्ब किया। उसमें कई सारी पिक्चरें वायरल हुई। एक जो है दरोगा थे जो कि एक महिला पे पिस्टल तान रहे हैं, वो बहुत वायरल हुई, तमाम लोगों ने उसको ट्वीट भी किया पिक्चर को। तो कैसे वोट स्लो करना है, पुलिस से डिस्टर्ब होगा तो वोटिंग जो वो तेजी पकड़ा होगा उतनी वो तेजी नहीं, लोग थोड़ा बूथ तक आने में झिझकते हैं, तो वो खेल। फिर इसके बाद में एक बड़ा आरोप था कि मतलब वो भाजपा वालों ने सपा पे लगाया, सपा वालों ने भाजपा पे लगाया कि कैसे उनके वोटरों के बूथ चेंज कर दिए गए कि पहले वो इस बूथ पे वोट करते थे, फिर उनको दूसरे दूर 4-5 किलोमीटर वो जो है बूथ चेंज कर दिया गया। तो ये इस तरह की जो गड़बड़ियां है। और फिर उसके बाद में काउंटिंग तक चीजें समझ में आती है कि आप 22 के इलेक्शन में आप देखिए कि कैसे जो है जब रिजल्ट आने वाला था तो उसके 3-4 दिन पहले जब बूथ बंद हो गए सारे के सारे, तो पूरा सपा के वर्कर वहीं पे रात दिन रहते थे, उन्हें लगता था कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो इस तरह की मतलब चुनाव आयोग से देखिए क्या होता है कि हम मानते हैं कोर्ट हो, हम मानते हैं डॉक्टर हो, हम मानते हैं पुलिस हो, हम मानते हैं चुनाव आयोग है, हम ये मानते हैं कि ये तो फेयर होंगे, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे गड़बड़ी होने लग जाए तो फिर आपका विश्वास किसी चीज पे नहीं रहेगा। और उसमें कई तरीके की काउंटिंग का मामला है। फिर और पिछले 10 सालों से विपक्ष तो ईवीएम को लेके आंदोलन कर ही रहा है कि ईवीएम का एक मसला है। तो लेकिन ये सारे मसले अब दिख रहे हैं कि नहीं, ये सारी गड़बड़ियां कहीं ना कहीं चल रही है और ये वोटर लिस्ट के पहले दिन से शुरू हो जाती है और काउंटिंग तक जाके खत्म होती है। कई जगहों पे देखा गया, अभी जब महाराष्ट्र चुनाव में जो 6 बजे तक की वोटिंग होती है, पता चला जो आखिरी डाटा आता है उससे 5-5, 7-7% जो है अधिक वोट दिखा दिया जा रहा है अगले दिन। ये भी एक गड़बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब कि जैसे वोटर क्या होता है कि सुबह की जो वोटिंग होती है वो सबसे तेज होती है और फिर लास्ट में जाके थोड़ी सी मानी जाती है कि जो लोग बच जाते हैं वो तेजी में जाके वोट करते हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी महाराष्ट्र में इस बार हुई है। जो 5 बजे के बाद का जो वोट था वो बहुत ज्यादा, मतलब जो है वो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा था, इतना कभी नहीं होता था। तो ये तो पूरा का पूरा क्या होता है कि आपका स्टेटिक्स जो है उसको ही गड़बड़ कर रहा है। और कई बार तो बताया कि जो ईवीएम में वोट पड़ा है, जो गिना गया, पता चला उससे ज्यादा वोट गिना गया, मतलब जो दिखाया उससे ज्यादा गिना गया। उसमें एक गैप देखा। उसी सुमेधा की रिपोर्ट में जो है कुरैशी साहब कहते हैं कई बार जो उसमें जो ट्रायल वोट होता है वो कई बार वो जीरो नहीं करते, ब्लैंक नहीं करते। अब ये कई बार ये होता है कि जो है कि वो वोट किस पार्टी का था, कि जो बोकस वोट है उसके अंदर में वो किस पार्टी का वोट था, तो वो काउंटिंग में ही आ जाएगा जब आप उसे नहीं करेंगे। तो ये कई तरह की चुनाव आयोग की गड़बड़ी है जो कि चुनाव आयोग को सुधारना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ने का, नाम हटने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा, कि क्या बीएलओ उन लोगों को फोन करते हैं, क्या बीएलओ सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जिससे कि नया वोटर बनाते हैं। तो ये वोट आया कैसे, ये क्यों आया, यहाँ पे किस तरीके से आया, तो ये कुछ जो चीजें हैं वो तो समझनी पड़ेगी उसको। चुनाव आयोग के साथ ही मिल करके हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी की सारी चीजें गड़बड़ी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग को ये करना पड़ेगा कि कैसे ये किया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। अच्छा, चुनाव आयोग से इतर अगर और दूसरा जो पूछे, जमीनी स्तर पे जो पार्टियां करती हैं अपने वोट को कैसे, जो आधार वोट है लग रहा है कि ये वोट हमको नहीं मिलेगा। देखिए ये तो एक चीज तो सिंपल होती है कि आपको पता चल जाता है किस बूथ पे किस पार्टी को कितने वोट गए। और क्योंकि जिन पार्टियों के संगठन है बूथ तक वो बता देते हैं कि इस मोहल्ले में हमें वोट मिला कि नहीं मिला, वो सारी की सारी चीजें। और जब आपको पिछले आंकड़े आपके पास है कि हमें यहाँ वोट नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप बीएलओ के साथ मिलके और अधिकारियों के साथ मिलकर उन वोट को हटवा लो वहां से। अभी क्या हुआ कि देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा था तो आपने सीधे सीधे कर दिया कि हम यादव और मुस्लिम बीएलओ रखेंगे ही नहीं। अच्छा, ये सब भी हुआ? ये सब हुआ। ये पूरी खबर, ये तो बहुत बड़ी खबर बनी कि मतलब जो है आपने जो है यादव मुस्लिम बीएलओ ही नहीं रखे। तो मतलब आपको पता है कि वो लोग आपके नहीं है तो आपने उनको हटा दिया। और फिर ये यहाँ तक जा सकता है कि हम जो पता चला हमारे कार्यकर्ता की भूमिका में खड़े हों बीएलओ, उन्हीं को उतारा जाए, उन्हीं को रखा जाए, इस तरह की भी स्थिति आ सकती है। देखिए क्या होता है कि बीएलओ तो एक प्राइमरी टीचर होते हैं, ज्यादातर तो वही लोग होते हैं, उसके वो लोग करते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक और भी चीजें हैं, इस बात से भी हमें समझना होगा कि जो टीचर है उसकी अपनी कास्ट भी है और वो कास्ट है और ज्यादातर उनकी एक लोकेशन होती है, वो किसी ना किसी पार्टी का सिंपैथाइजर होगा
और जब वो जिस पार्टी का सिंपैथाइजर होगा तो उस पार्टी के प्रति उसका लगाव ज्यादा होगा। अगर उसे लग रहा है कि उसकी पार्टी जीती या हार रही है तो वो उसका थोड़ा गड़बड़ी मैनिपुलेशन वो चीजें करते हैं। तो पिछले दिनों कहा जाता है गुजरात मॉडल को ही पूरे देश में जो है लागू कर रहे हैं, तो वहां भी इस तरह की माल प्रैक्टिसेस जो है चुनावी धांधलियां होती थी, आरोप लगते थे। जैसे बीजेपी पे एक आरोप लगता था वहां, मैं बताऊं कि वो जो है दलितों का वोट चूंकि वहां बीजेपी का नहीं माना जाता और कांग्रेस को वोट करता रहता था, तो दलितों का वोट रोकना जो है एक सबसे प्रमुख पहलू हुआ करता था। तो उसमें ये लोग क्या करते थे, इनके कार्यकर्ता, ये आरोप है कि ये जाते थे और कहते थे कि भाई आप वोट देने मत जाइए हैं, और जो है उसके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में भी आरोप लगा था कि पैसे बांटे गए हैं। फिर उनसे कहा जाता आप वोट नहीं देने जाएंगे और जब पैसा तभी दिया जाएगा जब देख लिया जाएगा कि आपके जो है उंगली पर निशान नहीं लगा है। क्या इस तरह की यहाँ भी कोई जो है वो ये बड़ा मजेदार है कि मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। राजदीप सरदेसाई इसको कहते हैं, बताते हैं उनको, उन्होंने अपने कई चैनलों पे उसको बोला है। राजदीप सरदेसाई बताते कि अमित शाह जी एक बार जो है ना छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे और उस कॉलेज में महिलाओं लड़कियों की जो है संख्या बहुत ज्यादा थी और इनके जीतने के चांस कम थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ की डायरेक्टरी निकलवाई उनके घरों की और उनके घर उस दिन फोन कराए कि जो है कि आप कॉलेज मत आइएगा, अगर आप कॉलेज आएंगे तो ये मतलब अपने बच्चे को कॉलेज मत भेजिएगा, अगर वो आएंगे तो यहाँ बवाल हो सकता है। तो इस वजह से उस दिन वोटिंग के दिन बहुत सारी लड़कियां नहीं आई और ये चुनाव जीत गए। अब आप इससे एक पैटर्न समझ सकते हैं कि ये कैसे जो है ये भी एक तरह का वोटर सप्रेशन है कि आप बूथ तक नहीं आने कि काउंटिंग में आप तब आएंगे जब आप बूथ पे आएंगे। आपको बूथ से बाहर कर दिया तो आप काउंटिंग में आएंगे नहीं। एक तो ये चीज है। एक बार मेरे एक दोस्त थे चंदौली के, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि 2019 के इलेक्शन की बात उन्होंने बताई थी कि कैसे दलितों के मोहल्ले में जाके उनको कुछ पैसे देके और उनके उंगली पे रात को साइन लगा दी गई थी। अच्छा, अब वो है कि आप बूथ पे जाएंगे तो उंगली चेक करेगा तो फिर वहां पे आप है तो वोट ही नहीं दे पाएंगे। तो ये इस तरह की कुछ गड़बड़ियां चीजें जो है सुनने में आती रही है कि मतलब ये चीजें होती रही है। और इस तरह की मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं और हमारा मतलब हमारी विपक्षी पार्टी बहुत दिनों से मांग कर रही कि उन्हें बैलेट पेपर पे चुनाव दीजिए। और दूसरा जो ये सारा का सारा वोटर लिस्ट है, फिर दलितों के बूथ को लेके सवाल है कि दलितों के बूथ या वोटिंग हम कैसे ये कर सकते हैं कि एक आदमी बिना भय के या निडर होके या बिना लाभ लालच के वो बूथ तक जाए और वो अपना जो भी प्रतिनिधि उसे चुनना है वो अपना प्रतिनिधित्व चुने। अभी जैसा आप देख रहे होंगे कुंदरकी वाला जो चुनाव था मुरादाबाद का, जिस तरह से वहाँ पुलिस का बल प्रयोग किया गया और लोगों को हैरेस किया गया, खास करके मुस्लिम वोटर्स बूथ पर ना पहुँचे, और उसका नतीजा भी निकला कि अंत में 60% वहाँ मुस्लिम हुआ, लेकिन बीजेपी जो है रिकॉर्ड मार्जिन से वहाँ जीती है। मतलब ये प्रैक्टिस यूपी में होती तो बहुत बार रही है, लेकिन हमने पहली बार इसको ना बाय इलेक्शन में रामपुर वाले में हमने देखा था जब बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतती थी। और उस इलेक्शन में भी इस तरह की चीजें, फिर उसके बाद में जो है और भी कई इलेक्शनों में हुआ। संभल में लोकसभा इलेक्शन में भी 24 में ऐसी घटनाएं हुई थी कि मतलब पुलिस ने बहुत सारा डिस्टर्बेंस किया था चीजों का। और अब ये कुंदरकी तो बहुत ही वो था और मीरापुर भी, दोनों ही था। और यही नहीं मतलब और जगह भी जहाँ बाय इलेक्शन हो रहे थे, अंबेडकर नगर में भी और मिर्जापुर में भी, मतलब वो वहाँ पे भी ये चीजें चल रही थी। क्योंकि और कई बार मान भी लिया जाता है कि बाय इलेक्शन सरकार के ही होते हैं, उसमें सरकारी मशीनरी जो है बहुत इन्वॉल्व होती है। लेकिन कहीं ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर था कि उन्हें सारी सीटें जीतनी थी, तो उस प्रेशर में एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा था वो उसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है, वो हम देख रहे हैं और वो सबने देखा है उन सारी वीडियो को। और मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब बहुत और भी तरह की बातचीत उसमें आई कि कैसे आधार कार्ड रख लिए जाते हैं, ये डराया जाता कि आपको 5 किलो राशन नहीं दिया जाएगा। मतलब इस तरह के इस बाय इलेक्शन में तो इस तरह की बातचीत हो रही थी। इसके अलावा जो जो फैक्टर्स हैं, अगर आपसे गिनाना चाहें, पूछे कि भाई वो गिनाइए कितने फैक्टर हैं। देखिए, एक तो वोटर सेपरेशन अपने आप में, और वोटर सेपरेशन में भी 4-5 तरह की चीजें हैं, जैसे वोट हटाना, वोट ऐड करना, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो चीजें, या वोटर का बूथ चेंज करना, ये इस तरह का। फिर वो कई बार काउंटिंग में भी चीजें होती है, काउंटिंग की भी चीजें होती है कि काउंटिंग तक वो चीजें जाती है। उसके बाद ईवीएम का भी मामला। फिर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास बड़ा है, वो भी एक फैक्टर है कि। और उसके पास में सोशल
इंजीनियरिंग जो उनकी है, सोशल रिप्रेजेंटेशन के जो सवाल है, उस पर भी बीजेपी ज़्यादा खरी उतरती है और दलों के मुकाबले। थोड़ा सा इस बार बेटर किया अखिलेश यादव ने, सोशल इंजीनियरिंग अपनी अच्छी की और उसका रिजल्ट भी सामने है कि वो सारे फैक्टर गौण हो गए और उस फैक्टर में पैसा कितना बड़ा फैक्टर काम, पैसा वोटर को लुभाने के लिए, हाँ वोटर को लुभाने देने, देखिए प्रचार प्रसार में तो अहमियत रखता ही है कि जिन बढ़ता पार्टी भी है पैसा, मतलब ये तो बहुत बार आती है चीजें कि पैसा बढ़ता है। अभी तो एक वीडियो दिल्ली की ही वायरल हो रही थी, 1100 रुपए जो है बढ़ रहे थे और प्रवेश वर्मा के वाले ये तो वायरल हो रही थी, यहीं पे दिल्ली में वायरल हो रही थी। तो ये सब जानते हैं, ये मतलब सारे लोग जानते महाराष्ट्र हैं। में उनके जो महासचिव थे वो होटल में पकड़ा गया, उनके पास इतना पैसा पकड़ा गया, तो ये चीजें तो रहती ही है। और इसके अलावा एक तो बड़ा काम है कर देना, जो चुनाव से पहले जो है पता चला तमाम वेलफेयर स्कीम के नाम पे एक मुश्त पैसा देने का, जैसे महाराष्ट्र में 3-4 महीने का एक साथ जो है पैसा गया था महिलाओं को। वो महाराष्ट्र में भी किया, उससे पहले इन्होंने प्रैक्टिस मध्य प्रदेश में पहले की, फिर एक इन्होंने जो है मातृभरणी योजना जो छत्तीसगढ़ में, मतलब क्योंकि वो सरकार में नहीं थे तो वहाँ बहुत सारे फार्म भरवाए गए और वो नंबर बहुत बड़ा था महिलाओं का, जो कि एक आप एडवर्टाइज करते हैं अखबार में और उसके बाद बहुत सारे लोग उसको वैसे ही भर देते हैं, उन्हें लगता है तो इस सरकार में आएंगे, तो उसी से अंदाजा लग जाता है कि चीजें कितने लोग असंतुष्ट हैं। अगर विपक्ष और जो पार्टियां हैं वो अगर इस दिशा में प्रयास करें तो सबसे पहले उनको क्या सवाल बनाना चाहिए? देखिए सबसे पहला सवाल तो विपक्ष के सामने है उसका संगठन, कि वो अपने संगठन को दुरुस्त तो करेगा तभी ये सारी गड़बड़ी भी वो वहीं से रोक पाएगा। बहुत सारी पार्टियों के पास में BLA नहीं है, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो आपको रखना होगा और वही BLO के साथ काम करता है। मतलब जब वोट बन रही होती है, हट रही होती है, BLA भी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो उसके बिना आप नहीं, जब आप वहां तक नहीं जाएंगे BLA तक तो आप कर नहीं पाएंगे। नहीं तो क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर बड़ी है, पैसा ज़्यादा है, मशीनरी बड़ी है, तो उसका इस्तेमाल हम ऐसा करते रहेंगे, तो वो तो आपको करना पड़ेगा संगठन। और उसमें भी संगठन में सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि भारत जातियों का देश है और यहाँ सब अपना अपना देखते हैं कि हमारा कौन है वहाँ पे, हमारा नेता कौन है, तो वो भी आपको रखना पड़ेगा। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो जाटलैंड के तौर पर देखा जाता है, जिस तरह का वहाँ देखिए धर्म परिवर्तन भी हुआ, तो यही लोग कहते हैं कि परिवार के ही हिस्से थे जो मुस्लिम बन गए, मतलब खून एक ही माना जाता है मुसलमानों का भी जाटों का भी। बावजूद इसके जो 13 का दंगा है पहली बार इसमें एक डिवीजन पैदा करता हुआ दिखा, आपस में मतलब भाई भाई लड़े, तो ये जो है कितना जमीन पर गया और कितना चुनावी स्तर पर इसने प्रभावित किया और यहाँ पूरी राजनीति को कैसे प्रभावित किया? देखिए ये तो था कि 13 के दंगे का काफी असर हुआ 2000, क्योंकि अगस्त में दंगा हो रहा था, अगस्त सितंबर के शुरुआत में वो दंगा हुआ 13 में, और फिर 14 के मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ इलेक्शन था और एक बड़ी वेव आई मोदी की, और वो चीज़ें तो काम कर रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ें थी कि जैसे उस समय के जो वेस्ट यूपी में, हालांकि वो तो बहुत सारी बातचीत उन पे आ गई है कि जो सरकार अखिलेश यादव की थी और उनके मंत्रियों की जो गड़बड़ी थी, जिनकी चीज़ें जो रोकथाम की जा सकती थी वो बढ़ती चली गई, तो वो उस चीज़ ने ज़्यादा इसको डिस्टर्ब किया। दूसरा रहा कि जाटों का जो रिलेशन रहा है मुस्लिमों से, वो जनता दल के टाइम पे, लोक दल के टाइम पे बेटर ही रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है वेस्ट यूपी में लोक दल का वोटर रहा है और अच्छा वोटर रहा है। उस दंगे के बाद थोड़ी बहुत दूरियां आई और वो दूरी जो है, क्योंकि फिर 22 में 20 के में जब ये किसान मूवमेंट शुरू होता है उसके बाद से चीज़ें कम होना शुरू होती है। लेकिन एक वहाँ पे एक और भी तबका था जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो कि वहाँ की जो और अन्य जातियाँ थी, जो कि हिंदू जातियाँ थी, और उसमें बनिया थे, ब्राह्मण थे या अति पिछड़े लोग थे, उनका रिश्ता उस तरह का दोनों से नहीं रहा है। अच्छा, तो उसका चुनाव पे इम्पैक्ट क्या होता है कि इतने सब के बाद भी जब वो सब एक भी हो जाते हैं तो वो चुनाव फिर भी हार जाते हैं। तो इसकी एक वजह रही कि उनको पॉलिटिकली कभी जो है वहाँ पे काउंटिंग में नहीं रखा गया, आप गिनती में नहीं रख रहे हैं, तो इसका कई बार असर पड़ता है चीज़ों का। इसे जरा समझाइए फिर कि क्या है कि जैसे कि आप ठीक है, जाट पावरफुल इसलिए भी लगता है, या जाटलैंड हम इसलिए भी बोल देते हैं, एक तो क्योंकि जमीन ज़्यादातर हमने 17% 18% आबादी है, नहीं वो कुछ जिलों में होगी, मतलब ओवरऑल नहीं मिलेगी, ओवरऑल विधानसभा पे वो नहीं होगी मुस्लिम, क्योंकि जैसे हम उन्हीं जातियों को काउंट कर पाते हैं जो पॉलिटिकली हमें दिखती है, जो पार्लियामेंट में दिखी या विधानसभाओं में दिखी,
उन्हीं जातियों को हम काउंट करते हैं जो जातियां विधानसभा या पार्लियामेंट नहीं आई है, वो हमारी नजरों में भी नहीं आई है। नहीं तो बहुत बहुत और के भी नंबर हैं और अच्छे नंबर है मतलब उन सारी चीजों में। और वो ठीक है, जाट नहीं, 17 चूंकि आप अब एनालिसिस में जा रहे हैं तो जरा और साफ करिए इस तस्वीर को। वहाँ जाट हैं, इसके अलावा मुस्लिम हैं, ब्राह्मण्स, अति पिछड़ी जातियों में कश्यप, सैनी जो है, लोहार, कुम्हार, जो अलग अलग सेगमेंट वाइज अगर आपसे पूछें तो चलिए परसेंट वाइज क्या क्या होगा। देखिए, अगर बात करें जैसे क्या होता है कि सवाल ये हो जाता है कि आपका पॉलिटिकल दोस्ती किससे और पॉलिटिकल दोस्ती किसके साथ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के उसमें आप वेस्ट यूपी की बात करेंगे, उसके सिनेरियो में तो बहुत सारी जातियां जाट के साथ नहीं जाएगी, वहाँ एक एंटी जाट सेंटिमेंट काम करता रहा। हाँ, और उसमें ब्राह्मण भी उनके साथ ही खड़ा मिलेगा, ये ठाकुर भी उनके साथ ही मिलेगा, ये त्यागी भी उनके साथ ही खड़ा मिलेगा, मतलब वो भी उनके साथ ही खड़ा मिलेगा। तो लेकिन वो एंटी जाट वाला फोकस हो सकता है, मुसलमान उनके साथ में, जाट के साथ में दिख जाए आपको, लेकिन ये बाकी जाति आपको वहां पे नहीं दिखेगी। या जो है जो रविदासिया है, जाटव है, वो भी आपको उनके खिलाफ मिल जाएगा, वाल्मीकि खिलाफ मिल जाएगा, लेकिन सब तो रखते हैं नंबर तो इन सब का है वहां पे। लेकिन आप सुनील जी जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से तो अगर जाट हमेशा प्रभावी है, जाट एक दौर में जब बीजेपी के साथ आए तो वो जो है जातियां जो एंटी जाट एक सेंटिमेंट काम करता है तो उनको तो छिटकना चाहिए था। नहीं, आप एक चीज समझिए कि 96 में 97 में जब अटल जी की सरकार बनी तो बागपत से अजीत सिंह चुनाव हार जाते हैं, जाट मुसलमान उनके साथ ही थे। अच्छा, बाकी जातियां गोलबंद हुई और वो सोमपाल शास्त्री के साथ चली गई। और सोमपाल शास्त्री चुनाव जीत गए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो आप 13 में ही देख रहे हैं, वो 13 से पहले भी है। और जैसे देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वोटर सेपरेशन की बात कर रहे थे ना, हुआ क्या, 2-3 चीजों का घटनाक्रम ने ना काफी चीजें बदली। एक घटनाक्रम ये है कि वेस्ट यूपी में बहुत सारी वो सारी जातियां, क्योंकि आप सोशली मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली कई बार मजबूत नहीं है, तो क्या हुआ कि आपको जो जाति सोशली मजबूत है, इकोनॉमिकली मजबूत है, वो बूथ पे ही नहीं जाने दे रही है, आपको वोट नहीं करने दे रही है। आपने जो है मतलब कई बार क्या होता था कि लोग जाते थे घरों पर, बोलते रहे फलाने हैं के, बोला आ जाओ चौधरी साहब हम तो आपके ही है, बोला हमारा तो है बस कल को वहां बूथ पे न जाइए। तो अब आप सोचे कि जब उनको वोट करने की हिम्मत आएगी, कहते हैं चौधरी चरण सिंह के दौर में भी हुआ करता। हाँ, मतलब ये सारी चीजें उस समय भी मतलब होती थी। तो कई बार तो कहते हैं कि कुछ उनके बड़े नेता बोलते थे, बोले ये जो कुम्हार है, नाई है, लोहार है, ये जो झिम्मर है, इन्हें अपने खेत में से घास ले लेने दियो और इन्हें वोट ना देने दियो, इन्हें पता नहीं वोट कहाँ देनी है। तो क्योंकि उस समय सारे वोटर जो है कांग्रेस के हुआ करते थे, ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे। अब वो क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक पीढ़ी की जो मेमोरी होती है वो एक पीढ़ी की नहीं होती, कम से कम 4-5 पीढ़ी की होती है। अपने बाबा तक वो देखा होता है और उसके बाबा ने उसे कहानी सुनाई होती है कि उनके साथ में कैसा रहा, किस तरीके। और वोट ऐसे ही बनता है, जब आप देश के लेवल पे वोट कर रहे होते हैं तो वो 4-5 पीढ़ियों का बनता है कि इन्होंने हमारे साथ किसने क्या क्या किस तरीके। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहां से सोशली दिखता है, या वो हम हरियाणा में भी जो देख पा रहे थे उसका भी असर यही था इन सारी चीजों में। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आपके साथ में किन जातियों का हुक्का पानी एक है और किन जातियों के साथ हुक्का पानी एक नहीं है। ऐसी बहुत सारी जातियां जिनका हुक्का पानी जरा बताइए कुछ, मतलब क्या जितनी भी कारीगर हुनरमंद जाति हैं उन सबका हुक्का पानी एक है। जैसे नाई है, कश्यप है, प्रजापति है, सैनी है, जोगी है, लोहार है, बढ़ई, सारे एक हुक्का पानी कर लेते हैं, आपस में अपना बैठते हैं। हाँ, मतलब एक हुक्के पे बैठ जाते हैं। एक जाट के यहाँ जाके बैठे तो बैठने देंगे, जाट बैठने देगा, लेकिन हुक्का जाट का आप नहीं ले सकते, आप अपना ही होगा। हाँ, ये लेकिन एक साथ बैठेंगे तो ये सब अपना एक हुक्का शेयर कर लेंगे, और वो हुक्का नहीं शेयर कर सकते, हुक्का शेयर नहीं करेंगे। वो दलित वाला तो कतई शेयर ही नहीं कर सकते, दलित वो तो एकदम वो तो ये भी नहीं करेंगे, वो भी ये भी नहीं करेंगे। हाँ, ये अपनी एक भाईचारा है, आपसे जो भाईचारा पारिवारिक हुक्के का एक हुक्का जो बनता है, वो जो बनता है और उसको बहुत बड़ा माना जाता है कि आपका हुक्का पानी किसके साथ है। तो ये जो सेगमेंट है मतलब जाट हो गया, और ये वोट में भी दिखता है। हाँ,
यही चीज वोट में फिर तब्दील दिखती है। लोकदल के जाट में और भाजपा के जाट में भी बड़ा अंतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी अंतर है। हाँ, इसमें भी अंतर तो समझ में जैसे वो क्या अंतर बनता है, क्या मतलब चीज जैसे है जो क्या है कि अलग करती है? उनके खुद में भी आप जैसे लोकदल के संगठन स्ट्रक्चर में इन जातियों को पाएंगे ही नहीं वेस्ट यूपी में। तो दूसरी जो अति पिछड़ी जाती है नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही कोई नहीं। लीडर ही नहीं मिलेगा इनका। तो जाट ही होंगे ज्यादा। ज्यादातर जाट है, फिर मुस्लिम है, फिर गुज्जर है, फिर ब्राह्मण है, फिर त्यागी है। अच्छा, आपको ये खोजने पे भी नहीं मिलेगा उसके स्ट्रक्चर में। उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फिर कहाँ है? देखिए वो सबसे पहले तो बसपा में था। हाँ, उसके बाद फिर बसपा के बाद वो सपा के साथ, बसपा सपा पैरेलल थे। हाँ। फिर उसके बाद वो भाजपा में शिफ्ट हुआ है। ये जो शिफ्टिंग हुई कब हुई? ये शिफ्टिंग वेस्ट यूपी में तो 14 नहीं है, 17 है। 14 में नहीं हुई। 14 ये सपा के साथ है। अच्छा, 14 में सपा के साथ गए। सपा आप देखिएगा सेकंड नंबर पे सारी जगह जाता था, लोकदल तीसरे नंबर पे। लोकदल वाला अपना खींच लिया था बीजेपी ने, हाँ जाट वाला। हाँ हाँ, हाँ। और सपा का इंटैक्ट हाँ। रहा अपने और तरीके से। 17 में सपा के साथ गए जब केशव मौर्य आ रहे हैं और पिछड़ों पे बात हो रही है। उसमें क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने उसमें दो चीजें की। एक तो पिछड़े पे इलेक्शन लड़ा कि हम पिछड़े के नाम पे इलेक्शन लड़ा, पिछड़ी जातियों की लामबंदी की। और दूसरा बसपा की पिछड़ी और अति पिछड़ी लीडरशिप को लेके आए। अच्छा, उसमें से तोड़े जो है बहुत ज्यादा, मतलब बसपा की लीडरशिप को लाए और उसी फॉर्मूले पे इलेक्शन लड़ा। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बड़ा नेता ये शामिल हुआ है? नरेंद्र कश्यप थे, श्यामा प्रसाद मौर्य थे। हाँ। बड़े नेता थे श्यामा हाँ। प्रसाद मौर्य, नरेंद्र कश्यप थे, आपके धर्मेंद्र कश्यप थे, बहुत सारे लोग। पश्चिम उत्तर मतलब प्रदेश। हाँ, ये रमेश बिंद थे। हाँ, वहाँ पे आपके भदोई के सांसद जो हुए। तो ये अरे उसकी जो आप कैबिनेट पाएंगे, आप ये पाठक जो है, जो अभी डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक, बसपा से आए थे। हाँ, और अभी आप पाएंगे 2017 में करीब 100 से ज्यादा जो विधायक है भाजपा के, वो बसपा के हैं। वो भाजपा का कैडर नहीं है ना, वो संघ का कैडर है, वो बसपा के रूट से आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मतलब जो बसपा से आए। और आप जो कैबिनेट भी पाएंगे उसमें धर्मराज सैनी है, यहाँ पे सहारनपुर वाले। हाँ, धर्मराज बड़ा नेता है। धर्मराज सैनी थे, शिक्षा मंत्री रहे हाँ। बहन जी की सरकार में, इनकी सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हुए तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। एसपी बघेल थे, आगरा वाले। हाँ, अभी सांसद हैं। वो थे, वो भी आए वहाँ पे। तो ये सारे लोग उस रूट से आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, एसपी बघेल है, आपका नरेंद्र कश्यप है, आपका रमेश चंद्र बिंद है, तो और ये सैनी साहब है, धर्मपाल सैनी है। तो ये लोग लाए जा रहे हैं। लोकेश प्रजापति हैं, यहाँ से मेरठ से एमएलसी थे बसपा के। नेताओं को ले आए कि उस दौरान निचले स्तर पे इस तरह की जाति सम्मेलन और गोष्ठियां बैठकें हुई, इस तरह के भी अभियान चलाया गया? एक चीज हो गई थी कि सरकार में वो लोग आ गए थे, लेकिन क्या होता कि जब आप क्या होता कि बसपा से जब इधर चीजें आ रही थी, शिफ्टिंग हो रही थी, और सपा को लोग देख चुके थे, मतलब सपा से नाराजगी थी, और उनको लेके एक यादव नॉन यादव मूवमेंट बन गया बैकवर्डों के अंदर। और बसपा उस हैसियत में नहीं थी कि वो चुनाव जीत पाती, और बसपा की पूरी लीडरशिप इस तरफ आ रही थी। 24 के पहले तक का हम कह सकते हैं जाट, पता चला ब्राह्मण, त्यागी से लेकर के अति पिछड़े सब एक साथ खड़े हुए बीजेपी के साथ। क्या है कि बीजेपी के साथ में 14 से पहले अगर आप देखेंगे तो जाट का वोट लोकदल को जा रहा है, एक सेक्शन जा रहा है। बाकी जो पॉलिटिकल जिनकी ये है कि उन्हें बस भाजपा के साथ जाना, वो जा रहा है। लेकिन अति पिछड़ा और ये सब ब्राह्मण और त्यागी और ठाकुर, ये भाजपा के साथ जा रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब एक बड़ा हिस्सा लोकदल के साथ बना हुआ था। नहीं तो आप नहीं देखते एक मजबूरी क्यों बनती गई लोकदल की बीजेपी के साथ जाना? देखिए ये क्या वजह रही, एक तो क्योंकि पार्टी का जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, आप देखिए कि 17 के इलेक्शन में पार्टी 1 सीट जीत पाती है। हालांकि उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसमें जो है 22 वाले इलेक्शन में कि पार्टी 9 सीटें जीत के आई। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि अपनी जो चीजें हैं कि वो कहता है कि जयंत चौधरी ने कई बार कहा है कि गठबंधन जिस तरीके से हो रहा था, जिस तरह से प्रेशर किया जा रहा था, या अपने प्रत्याशी हमें दिए जा रहे थे। हालांकि माना जाता है कि वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ उनका, वो नहीं चाहते थे कि हरिंदर मलिक वहां से चुनाव लड़े, उसी में वो खिंचतान हुई और वो गठबंधन टूट गया। नहीं तो भाई अपनी कोटे की सीट पे राज्यसभा भेजा अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को, तो वो हुआ। और दूसरा कि कई बार होता है कि क्या चल रहा है दिमाग में, लेकिन एक चीज है कि जयंत चौधरी बहुत सारे मसलों में उस तरह का वो बीजेपी आइडिया का है भी नहीं, क्योंकि ये बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी 2014 में गठबंधन करने की, और चौधरी अजीत सिंह चाहते थे गठबंधन हो जाए बीजेपी के साथ, नहीं चाहते। लेकिन जयंत नहीं चाहते थे, इसलिए वो गठबंधन नहीं हुआ।
और जयंत 14 से 24 तक आने तक नहीं चाहते थे। अच्छा, तो आप सोचिए कि वो मतलब 10 मतलब साल ये क्या अखिलेश जो अंतर्विरोध था, अखिलेश उसको संभाल नहीं पाए, वो संभाल नहीं पाए वो चीजें, वो वहां पे जो है थोड़ी मतलब मिसकंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है, और जो स्पेस देना चाहिए था वो नहीं दिया। स्पेस तो हो सकता है कि मिल रहा हो, हाँ। लेकिन जैसे कई बार होता है कि आपके ऊपर जो प्रत्याशी थोपने का आरोप जो है, हाँ, वही जो आरोप हमारे लगाया, बैनर से खड़ा करिए तो मतलब आपका टिकट हमारे झंडे से सिंबल आपका होगा और हाँ। प्रत्याशी हमारा होगा, हाँ। वो वाला वो मामला, ये सब भी एक ये फैक्टर था। फैक्टर रहा। तो अभी हम अगर आपसे पूछें कि अब जो 24 का चुनाव था, इसमें चीजें तो पलटती हुई दिखी, ये किस रूप में कैसे हुई और क्या इसका समीक्षा? देखिए इसका ये यही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्या हुआ कि यही चीज मतलब कभी क्या था कि अखिलेश यादव ने शुरू में क्या किया कि उसने सोचा कि हम ये छोटे छोटे जो 17-22 में, एक तो अखिलेश यादव की आप पॉलिटिक्स देखिए, अखिलेश यादव 17 में जाते हैं और वो पहला गठबंधन कांग्रेस के साथ करते हैं और उसमें वो मात खा जाते हैं। फिर 19 में आते हैं तो दूसरा बड़ा एलआई वो बसपा को खोजते हैं, लोकदल को खोजते हैं, मतलब उसमें 2 एलआई वो लेके और आते हैं, बसपा और जो है लोकदल, लेकिन उसके बाद फिर मात खा जाते हैं। फिर 22 में आते हैं तो 22 में उन्होंने सोचा कि अब मैं बड़े एलआई नहीं करूंगा, अब मैं क्या छोटे छोटे एलआई करूंगा। उसमें सुभाषपा आ जाती है, उसमें जो है जो है संजय चौहान की पार्टी आ जाती है, जनवादी पार्टी वो लेते हैं, महान दल लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य का, और आपका जो है लोकदल आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो रिजल्ट उस तरह का नहीं रहता, मतलब उस तरह की चीजें नहीं रहती। 24 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को फिर ये समझ में आ गया कि दूसरी पार्टी की या अति पिछड़ी जातियों की पार्टी या पिछड़ी जातियों की पार्टी की बजाय क्या है कि हम अपनी ही पार्टी में वो लीडरशिप डेवलप करते हैं, और उन्होंने उस तरह से वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए। और एक और फायदा वेस्ट यूपी में या उनको रहा वो इस बात का कि लोकदल जब भाजपा के साथ गई तो उधर का जो वोट था, जो एंटी जाट वोट था, वो सपा की तरफ आ गया, वो मूव कर गया सपा की तरफ, उसने मूव किया उस वोटर ने। तो ये दिखता है कि उस चीजें जो हो मुस्लिम के साथ पिछड़ा सब बड़ा कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बन गया, और पहले भी था। क्योंकि दरअसल देखिए क्या कि ये जाति है, जैसे हमेशा जो पाया गया है कि जो फ्यूडल है वो कम्युनल भी है, और जो जातियां फ्यूडल नहीं रही है वो कम्युनल नहीं होते। उनके अपने सवाल होते हैं जिन सवालों पे वो किसी के साथ जाते हैं और किसी के साथ हट जाते हैं, और वो सबसे पहला सवाल है उनका जो है आप आत्मसम्मान का सवाल है कि उसको जगह कहाँ मिल रही है पार्टी में, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसको आत्मसम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप कभी भी देखिएगा अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, इन सबके आप ट्वीट पढ़िएगा, इनका हर दूसरे से तीसरा ट्वीट जो मिल जाएगा आपको आत्मसम्मान पे मिल जाएगा। क्योंकि समाज के अंदर में जो आज भी वो जाति हायरार्की में आज भी जो है कुछ जातियां अपने होने पे गर्व फील करती हैं और कुछ जातियां उसको गिल्ट फील करती हैं, और ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है यहीं से फिर ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, ये सारी की सारी। तो वो जो उस लोकेशन का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ये कई बार बड़े मायने रखता है कि कौन किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछें, देखिए क्योंकि उस एक प्रसंग आ ही गया, आप जिसको इसमें कोट कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस कई अपने तरीके से 90 से जो शुरुआत हुई मंडल के साथ, और अभी 30-35 साल 24 साल हो गया करीब, हाँ, ये कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पे पहुंच गया है। मतलब कहीं अब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्लेटफार्म, कहीं एक जगह नहीं इकट्ठा होंगे लोग इसके नाम पर। अब क्योंकि हर कास्ट में, हर सामाजिक तबके में अपने एम्पावरमेंट की एक भूख पैदा हो गई है, और बहुत स्वाभाविक हो इस पूरे उसमें अगर एनालिसिस करिए तो एक क्लास को भले फायदा मिला, जो भी हर जाति जो आगे बढ़े हुए लोग रहे होंगे, और शायद उसमें जो पावरफुल जातियां रहीं वो सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा ली, बाकी लोग जो है वहीं की वहीं खड़े या वंचित उसमें उनको रखा जा सकता है। तब जो नई स्थिति पैदा हो रही है, सामाजिक न्याय के ताकतों की एक नई परिस्थिति है जिसमें हर समुदाय, हर जाति, हर एम्पावरमेंट के लिए लड़ रही है और अपना स्वतंत्र एक हस्तक्षेप कर रही है। तो अब ये कहाँ किस तरफ जाएगा, क्या होगा इसका भविष्य का रूप? देखिए इसका तो एक रूप है, ये जो बात आप कह रहे हो सही है, लेकिन एक चीज इसमें जो आगे का कदम है वो है कि वर्गीकरण का सवाल है कि आपको ये रिजर्वेशन में बंटवारे करने पड़ेंगे, और उस आखिरी कास्ट तक रिजर्वेशन पहुंचाने के लिए आपको भेजना पड़ेगा और उसे बांटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन जब हम ले रहे थे, और ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन हमारे देश में कहीं नहीं, वो कोई भी
कोई भी तबका, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो पीछे रह जाएगा, सरकार हम उसे हाथ पकड़ेंगे और आगे लेके आएंगे। यही काम होता है सरकार का। हाँ, ये क्योंकि बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसमें देखिएगा जो इस्टेब्लिश कहिए तो राजनीतिक पार्टियां हैं और नेता भी हैं, जो हम लोगों ने देखा पिछले दिनों, वो इसके विरोध में और इस नाम पे हैं कि जो है एकता को तोड़ने की कोशिश है। इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी बहुत शातिर पार्टी है, इस तरह के उसमें वो जाती है, लेकिन इसके नाम पर एक जो सही पक्ष है, सही बात है, जो एक जस्टिस की बात है, रियल सेंस में जस्टिस की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, उसको खारिज तो नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा। जब हम लोग बात कर रहे थे मंडल की, हाँ, तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 95 का जो है ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें रिजर्वेशन आया था, बैकवर्डों का रिजर्वेशन आया था। और आप उसके बाद देखिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बदला है। दरअसल पहली मर्तबा क्या होता है कि जितने भी ये रिजर्वेशन बटेंगे, पहली मर्तबा उनके पास नौकरियां नहीं आएंगी, पहली मर्तबा उनके पास आएगी एक छोटे लेवल पे पॉलिटिकल चेतना, जो प्रधानी के तौर पे आएंगी, वार्ड मेंबर के तौर पे आएंगी, ब्लॉक प्रमुख के तौर पे आएगी, बीडीसी मेंबर के तौर पे आएगी, जिला पंचायत सदस्य के तौर पे आएगी। अभी क्या है कि आप समझिए कि जैसे कि हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं और यमुना जी से क्रॉस करते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। वो एक कम्युनिटी है ढे, और उसका काम है यहाँ पे सूप और छाछ बनाना। आपके यहाँ सूप बोलते हैं, मैंने छाछ बोलते हैं, उस कम्युनिटी का काम है। और वो ऐसी कम्युनिटी की कास्ट है। अब मैं ये कि इस रिजर्वेशन में अगर हम उन्हें अलग से बांट के नहीं देंगे, हम उसे मुख्य धारा में कब तक लेके आएंगे। ये काम हमारा बनता है कि जो लोग भी पीछे रह गए, और वो जितने भी, मतलब उसमें इतना ही नहीं कि 2 बंटवारे, उसमें उस आखिरी तक जाने के लिए जितने बंटवारे किए जा सके, क्योंकि और यही नहीं है, अगर उसकी जरूरत पड़े कि उसे नंबर उनकी काउंटिंग के हिसाब से बढ़ाना पड़े, तो वो भी करने की जरूरत है, कि वो नंबर भी बढ़ाने की जरूरत है। इससे एकता नहीं टूटेगी, बल्कि एकता इससे बनेगी जब वो लोग राजनीतिक तौर पे समझदार होंगे। पहली राजनीतिक चेतना आएगी तो फिर उनके बच्चों में एजुकेशन भी शुरू हो जाएगी, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, और एकता वहीं से बनना शुरू हो जाती है जब आप अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होते हैं। तो हम तो अपने ही एक बड़े तबके को अपने साथ रखने में दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही रिजर्वेशन चलता रहा तो वो तो हमेशा ही पीछे रहेगा। लेकिन ये तो इनको तो ये लग रहा है ना कि भाई अभी जो एक मिलता था, जो भी उसको कहिए, मलाई का नाम दे सकते हैं कुछ लोग, एक संपत्ति या कहिए तो जो भी आपका रिजर्वेशन के तौर पे मिलती हैं, सीटें मिलती हैं, पद मिलता है, उसमें एक बंटवारे की आशंका तो पैदा हो जाती है, तो उसको बांटने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस तरह की निस्वार्थ भी काम कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अब वो सरकार की नीयत पे तो कहीं भी सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हो रही होती है कि अब वो जो सवाल ये भी तो है ना कि जो लोग मतलब इस नियत पे खड़ा कर रहे हैं, उनकी सामाजिक नियत पे भी सवाल है कि जब हमें लग रहा था कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही तबके हैं, हो सकता है कि हमें उन बहुत सारी जातियों के नाम ना पता हो। अभी मैं जब देख रहा था, जब ये हरियाणा में सबसे पहला स्टेट है जब इसको हुआ, हम किसी भी महिला को छनाल बोल देते हैं, और मैंने पढ़ा कि छनाल वहीं पे एक जाति है। अभी आप एक चीज समझिए कि क्या होता है कि कई बार मूवमेंट में हम लोग जो है, क्योंकि जिन जातियों के नंबर बड़े होते हैं, वो जातियां क्या किस तरीके से दिक्कत करती है। जैसे हम एक जाति का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके नाम लेने पे हमारे ऊपर केस हो जाएगा। उस जाति ने कभी ऐसा किया कि छनाल किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं इस पे भी एक मूवमेंट करूं कि इसको इसके साथ भी नहीं हो, डोम के साथ भी वैसा ना हो, मुसर के साथ भी वैसा ना हो, पासवान पासी के साथ भी वैसा ना हो, वाल्मीकि के साथ भी वैसा ना हो। उन जातियों के साथ भी उनके नाम लेने पे, जैसे जो मतलब जो नाम की गाली मेरे प्रति एक्सेप्ट की गई, वो उन जातियों या ढेक हो। आप अपने लिए तो सोच पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए कभी नहीं सोच पाते हैं। तो ये तो आप कैसे उन्हें अपने मूवमेंट में, आप सिर्फ इतने बात पे डर गए कि वो एजुकेशन में आ जाएंगे, या इतनी बात पे डर गए कि वो प्रधान हो जाएंगे गांव के। भाई आप जब ये बात हो रही है, बीजेपी ने जो है वहां पे जो है हरियाणा में एक बाजीगर को टिकट दिया था, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के जहन में बाजीगर है। सही बात। और उन सारी जातियों को वो बंटने के बाद बाजीगर को, छनाल को, ढेक को, बंजारे को, सपेरे को,
डोम को, खटीक को, इन सबको वो लाभ मिल रहा है, तो वो जातियां तो फिर उनके साथ जाएगी ना, क्योंकि उनके वो इस वजह से साथ में नहीं जा रही कि ये कोई कम्युनल काम है, उसके रिप्रेजेंटेशन आए। बीजेपी जो है मतलब कहिए तो अपने तरीके से एक धार्मिक उसको प्राथमिकता देती है, और उसमें जो हिंदू व्यवस्था है, संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है, वो उसकी कहीं तो अपने नस नस में बसा हुआ है। अगर उस नजरिए से देखिए तो वो जानती है कि जो है कास्ट का कैसे इस्तेमाल करें, कास्ट सेंटिमेंट कैसे काम करता है, कहाँ जो है हाथ रखें तो वो असर करेगा, मतलब पल्स पर नजर जिसको बोलते हैं। क्या माना जाए बीजेपी का ज्यादा जो मजबूत हम आज के समय में तो बेटर समझती है, मतलब ये बीजेपी और मुकाबले समय बेटर समझती है। अब वो सोचिए कि मतलब बड़ा मजेदार है कि हरियाणा में उसने एंटी जाट किया और दिल्ली में वो जाट को साथ लेके चल रही है, जबकि वो हरियाणा के और दिल्ली के जाटों के रिश्ते होंगे आपस में, मतलब उनके रोटी बेटी के रिश्ते होंगे, मतलब वो आपस में पूरे के पूरे, वो उसके, या वेस्ट यूपी का जाट जहाँ बीजेपी के साथ में और लोकदल भी उसके साथ ही है, तो अब समझिए कि वही बॉर्डर से लगे और हरियाणा भाई, या बागपत वालों के रिश्ते सोनीपत में और सोनीपत वालों के रिश्ते बागपत में, लेकिन इसको भी मैनेज कर लेती है इंडिपेंडेंटली। हाँ, इसको भी वो मैनेज कर लेती है, मतलब उतनी बेटर उसकी इस पे सोशल इंजीनियरिंग पे पकड़ है। तो फिर क्या माना जाए कि दूसरे लोग जो है इस तरह से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या मैनेज करने की क्षमता नहीं। वो एक तरफ मोहन यादव भी रखेंगी और दूसरी तरफ यूपी के यादवों को लेकर एक अलग तरह का भ्रम भी रखेगी। अलवर के जो सांसद हैं उनके बालकनाथ, वो राजस्थान में अपने साथ रखेगी, यूपी के यादवों को के साथ में वो दूसरी तरह का व्यवहार करेगा। अभी आप देखें ना, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाए 750 मंडल, और पहली बार बीजेपी ने सबकी जाति मेंशन की। अच्छा, हाँ, सबकी बाकायदा उस पर उन्होंने जारी किया और सारे लोगों की जातियां मेंशन की, एक एक जाति मेंशन की। और ये सिर्फ असर है अखिलेश यादव के पीडीए का, कि अखिलेश यादव का पीडीए, क्योंकि देखिए इस उत्तर प्रदेश इसलिए इतना पावरफुल दिखता है इस मामले में क्योंकि कांसी राम का बड़ा काम रहा है, और कांसी राम ने ये काम किया था सबसे पहले जब 93 में सरकार बन रही थी सपा बसपा की कोलिशन की। 11 अति पिछड़े थे जिनको कांसी राम ने मंत्री बनाया था, और पहली बार मंत्री बन रहे थे वो। उसमें रामचल राजभर, आपके ये विश्वकर्मा थे, रामधनी बिंद थे, और पाल थे, राजा राम पाल थे, तो ये उन कम्युनिटी के लोग आ रहे थे। फिर दूसरी आई तो उसमें सुखदेव राजभर और लोग जो है उनको मंत्री बनाए जब वो भाजपा के साथ में कोलिशन में सरकार बनाते हैं। तो उसके बाद उनका ना विश्वास बढ़ा उसके प्रति जो है। और अति पिछड़ों में एक बात होती थी कि कांसीराम जहाँ भी उनके साथ जाते थे सारे लोग ये बोलते थे, अगर वो प्रजापति के यहाँ चले जाए तो बोलते थे कांसीराम मेरी बिरादरी का है, अगर वो पाल के यहाँ चले जाए तो बोलते थे कांसीराम मेरी बिरादरी का है, कश्यप के यहाँ गया तो कांसीराम मेरी बिरादरी का, निषाद के यहाँ चला गया तो कांसीराम मेरी बिरादरी का। जब लीडर में होता है कि वो जब उनको सही से देता है तो उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेता है, वो टूट का सवाल होता ही नहीं। लेकिन वो लीडर की नियत पे भी तय करता है कि लीडर की नियत कहाँ लेके जा रही है। एक कोई कॉमन लीडर इस तरह का नहीं बना, जैसे ओम प्रकाश राजभर अपनी राजभरों की पार्टी बना ले, अब जो है जनवादी पार्टी संजय चौहान बना ले, तो वो बन नहीं पाया। अच्छा, एक फैक्टर हमको बताइए, इसमें यूपी में, वैसे पूरे देश में, लेकिन यूपी चूंकि उसका केंद्र बना हुआ है, दलित जो हिस्सा है इस सामाजिक तबका, इसमें वल्नरेबल जिसको बोलते हैं कि भाई जिस तरह से मायावती का व्यवहार रहा, मतलब सत्ता के साथ अपने तरीके से एक जो है जुड़ाव, एक गठबंधन नत्थी है, उससे इतर सोच ही नहीं पा रही है, न कोई एंटी स्टेब्लिशमेंट एंटी गवर्नमेंट कोई भूमिका है। ऐसे में वो हिस्सा सबसे ज़्यादा जो एक दौर में जिसका सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट हुआ था, वो सबसे ज़्यादा जो है उपेक्षित है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है और वोट देने तक सीमित हो गया है, यही कहा जा सकता है। तो अभी भविष्य क्या है उसमें? एक चीज़ तो आपकी सही है कि वो जो है, जो आप वोट वाला मामला बात करें कि वोट देने के, क्योंकि बसपा पहले कैडर की पार्टी होती थी, अब वो वोटर की पार्टी रह गई। अब उसके पास कैडर नहीं है, वोटर है, कुछ वोटर है उसके पास, कैडर नहीं है। अभी जो अगर आप दलित पॉलिटिक्स को देखेंगे तो इस मामले में अखिलेश यादव सफल हुए हैं दलितों वाले में 93 के बाद। बहन जी की बिरादरी के लोगों ने 2024 में अखिलेश यादव को वोट किया, इसमें वो सफल हुए, और उस वजह से सफल हुए क्योंकि उन्होंने उनको टिकट दिए, मेरठ से चुनाव लड़ाया। तो वो जब आप भरोसा किए तो उसके बाद उनके गाजियाबाद से उपचुनाव में टिकट दिया। तो ये
अब अखिलेश यादव के प्रति वहाँ बहुत एक रुझान बढ़ा। बड़ा है। और इसकी एक वजह और भी थी, जब दरअसल अखिलेश यादव से एक जो है 22 के इलेक्शन से पहले जो है उससे एक गलती हो गई थी। उसने जो है दलित दीपावली बोल दिया था बाबा साहब के जन्मदिन पे। तो उसको बहुत ट्रोल किया गया, जो है 6 दिसंबर को काफ़ी ट्रोल किया गया। तो उसके बाद उसने घोषणा की कि वो एक अपनी पार्टी में एक अलग से विंग बनाएंगे बाबा साहब वाहिनी। और फिर उन्होंने वो बाबा साहब वाहिनी बनाई और उसने बहुत काम किया, उस संगठन ने बहुत काम किया जो कभी बहुत कम दिखाई देता है अपने समाज में, लेकिन उसने काफ़ी काम किया। उसके अध्यक्ष ने बहुत अच्छे से जो है काम किया और उसका असर दिख रहा है कि 2024 में पार्टी को वोट मिल रहे हैं उस समाज के, जो 93 में मिले थे। और 93 के बाद में जो दूरियां थी, सामाजिक दूरियां थी, जो 19 में भी साथ नहीं हो पाई थी। 19 में दोनों पार्टी साथ थी, लेकिन बिल्कुल साथ नहीं थे, वो बिना किसी गठबंधन के आ गई 24 में। अब एक आखिरी उसमें हम लोग हैं, ये बताइए आरएसएस का पूरा एक जो है वो खड़ा किया जाता है ऊपर के स्तर पे, आरएसएस का कैडर नीचे तक है, नीचे तक नेटवर्किंग है और बीजेपी को अतिरिक्त फायदा मिल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे आमतौर पे कितना ही काम कर रहा होता, क्या स्थिति है, क्या सही है जो बातें कही जाती हैं? पता नहीं, मुझे तो कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मतलब ऐसे संघ के लोग बोल देते हैं कि वो संघ से जुड़े हैं, लेकिन कोई शाखा या उस तरह की चीजें मुझे कभी मिली नहीं। एक इसमें मैं एक चीज मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि बीजेपी की एक एकिडो पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। एकिडो एक खेल होता है और ये मजेदार बात है कि हमारे देश में एक खेल सिर्फ राहुल गांधी को आता है, एकिडो। और इस खेल का कारण यह होता है कि आप अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी की ताकत पहचानिए और उस ताकत को अपनी ताकत बनाइए। मैं से कहता हूँ कि बीजेपी वही इस्तेमाल करती है कि दूसरे संगठनों की ताकत पहचानती है और उसको अपनी ताकत उसने की है। आप अभी लोकसभा मेंबर की लिस्ट उठा लीजिए, 14 में भी उठाइए, 19 में भी उठाइए, वो सब आपको कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, आरजेडी से आए हुए लोग मिल जाएंगे और वो नंबर आपको कम से कम 150 से पार ही मिलेगा। पहले से बनी हुई ताकत है, बस उसको अपने को लेके वो संघ का कैडर था ना, भाजपा का कैडर था उसको, और वो आपको विधानसभाओं में भी ऐसे ही दिखेगा। इस चीज को आप पाएंगे 2014 में जब अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी, तो उसमें बसपा का जो प्रत्याशी था वो शुक्ला था और उसने करीब वहां पे 1.25 लाख वोट वो पाया था बसपा से, और स्मृति ईरानी उतने ही चुनावों से इलेक्शन हार गई थी। जब 17 में इलेक्शन सरकार बनती है, उस आदमी को पार्टी ज्वाइन करा के राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं और उसके बाद आप 19 का रिजल्ट देखें। ये एक उदाहरण के तौर पर बता कि ये चीजें जो है हुई है और पार्टी बहुत मजबूत है भाजपा। संघ का जितना लोग कहते हैं वो रोल नहीं, संघ यूनिवर्सिटी कॉलेजों का संगठन है और उसकी ज्यादातर गतिविधि यूनिवर्सिटी कॉलेजों तक ही सेंट्रल है। अगर संघ में इतनी ताकत होती तो उत्तर प्रदेश में क्या वो रिजल्ट बदल नहीं देता? वो क्यों चाहेगा कि भाजपा कमजोर हो? क्योंकि उसके सारी जितनी अपॉइंटमेंट है, ज्वाइनिंग है, वो सारी की सारी तो सरकार में रहने से होनी है। अगर कल सरकार से चले जाए भाजपा तो मतलब संघ क्या बचेगा? संघ की क्या हैसियत बचेगी? या अब तक की जो चीजें रुकी हुई है, जो प्रैक्टिस इस सरकार ने की है, क्या अगली सरकार वो आगे प्रैक्टिस नहीं करेगी? वो जांच नहीं बैठाएंगी चीजों पे? वो जितने मामले दबे हुए क्या वो उजागर नहीं करेगी? वो सब तो आएंगे ही निकल के। तो ये जो लोग जिस तरीके से कहते हैं कि संघ बहुत पावरफुल है, संघ नहीं है, सेम यही कंडीशन कभी एक बार लेफ्ट मूवमेंट के साथ में रही है। लेफ्ट मूवमेंट भी कहता कि यूनिवर्सिटी कॉलेज होता था और आप देखेंगे वो इसीलिए वो भी कभी वोट पे उतना इफेक्टेबल नहीं हो पाया उस तरीके से, और धीरे 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 करके कम होता चला गया। वोट के अपने कुछ और फैक्टर हैं, अगर उन्हें आप पूरा नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं होगी। अब मैं तो ये कहता हूं कि 2014 में भी हमें कितनी लीडरशिप बीजेपी ने तोड़ी है दूसरी पार्टियों की, वो देखनी चाहिए। आप